अच्छा, ये जो नोट्स के क्वेश्चन है कंप्लीट, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 23 अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक YS 23 हमारा नहीं होगा तो वो बोरोइंग कॉस्ट। कहते हैं प्रिपेयर फॉलोइंग डिस्क्लोजर नोट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अलोंग विद कंपैरेटिव फिगर्स। कंपैरेटिव फिगर का मतलब यह कि पिछले साल का भी हमने काम करना है। टू बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ OL फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2017। टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, इसका सवाल हल करने का आसान तरीका ये होता है कि आप अलग अलग एसेट्स को हल करेंगे तो काम आसान रहेगा, इकट्ठा करेंगे तो हो सकता है मुश्किल हो जाए। लिखा हुआ है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ ऑर्चर्ड लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। बिल्डिंग आपने खरीदी थी 1 जनवरी, दोनों आपने बिल्डिंग भी और प्लांट भी कब खरीदा? 1 जनवरी 15 को, और उसकी कॉस्ट है 600 मिलियन और 475 मिलियन। ओरिजिनल लाइफ उनकी है 30 साल और 25 साल। मेथड दोनों का स्ट्रेट लाइन, लेकिन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एक का रिवॉल्यूशन मॉडल और एक का कॉस्ट मॉडल। फिर वो कहता है कि बिल्डिंग के बारे में बता रहा है और फिर उसके बारे में प्लांट के बारे में बताएगा। अभी हम सिर्फ बिल्डिंग को देख रहे हैं और बिल्डिंग के बारे में ही से देखेंगे। The revalued amount of building as determined by Shabir Associate and independent valuer। एक तो डिस्क्लोजर आपको ये मिल गया, रीवैल्यूएशन का ये डिस्क्लोजर होता है ना कि इंडिपेंडेंट वैल्यूअर कौन सा इन्वॉल्व है। और दिसंबर 2015 एंड 17 मिस आई हुई है 700 मिलियन एंड 463 मिलियन रेस्पेक्टिवली। जून 2017 a building having original cost 66 million was sold to Bakir for rupees 85 million। क्या हुआ? It was last revalued at 87 million। OL incurred a cost 2 million on its disposal। OL transferred the maximum possible amount from revaluation surplus to retained earning on the annual basis। पहले हम सिर्फ बिल्डिंग का मामला देखते हैं, प्लांट को बाद में देखते हैं। पेपर में आपने इस तरह से करना है कि पेपर में जो एसेट आपका जल्दी हल हो जाए उसको आपने पहले कर लेना है, जो एसेट आपको लगे कि उस पर कैलकुलेशन ज्यादा रिक्वायर्ड है वो बाद में कर लेना। तो अभी तो हम वर्किंग करते हैं इसकी, क्योंकि अभी तो हमने क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो आपके पास बिल्डिंग बताई हुई है 1115 को 600 मिलियन की। आपके पास जो साल है वो कौन सा है? दिसंबर 2017। इसका मतलब है कि आपने दिसंबर 2017 भी करना है, दिसंबर 2016 भी करना है। ऑर्चर्ड लिमिटेड, notes to the financial statement, for the year ended दिसंबर 2000। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। चलिए जी, अब जहां पर फोकस करें, क्वेश्चन देखना है तरीकाकार, और पेपर में भी ऐसे ही प्रेजेंट किया करो। नोट्स का क्वेश्चन कम से कम आप लोग एक तरीका होना चाहिए, उसी तरीके से ही प्रेजेंट किया करो। आपके पास बिल्डिंग और प्लांट,
यहां पर हम लिख लेते हैं कि जो पहला पॉइंट है हमारा कॉस्ट का, ठीक है, बिल्डिंग प्लांट, वो इधर देख लो, मैं पढ़ाना शुरू कर दिया है, अगर कोई आई है तो मैं रुक जाता हूँ, आप लोग बातें करो, कमाल की बात करते हो यार। ये आपका फॉर्मेट होगा। अगर कंपैरेटिव है तो पिछले साल से शुरू करते हैं, और अगर एक ही साल का बनाना है तो जिस साल से उसने कहा है उसी साल से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि कंपैरेटिव है तो हमने 1-1-16 से क्वेश्चन स्टार्ट करना। ये नहीं कि अगर उसने 1-1-15 से स्टार्ट किया हुआ है तो हम भी 1-1-15 से स्टार्ट करेंगे, ये सवाल गलत हो जाएगा हमारा। उसने कहा है कि आपने नोट्स बनाने हैं 2017 के विद कंपैरेटिव, तो 2016 के भी बनाने। अब दो बातें आपने सुनी है गौर से। अगर आपका रीवैल्यूएशन मॉडल है, और आपने ब्रॉड डाउन लेना है, तो आपने लास्ट रीवैल्यूएशन एज अ ब्रॉड डाउन लेना। लास्ट रीवैल्यूएशन मुराद है इस ब्रॉड डाउन से पहले जो लास्ट रीवैल्यूएशन हुई है वो आपका ब्रॉड डाउन होगा। अगर आपका कॉस्ट मॉडल है, फिर ओरिजिनल कॉस्ट प्लस माइनस डिस्पोजल एंड एडिशन, बस। डेप्रिसिएशन प्लस माइनस नहीं। अगर कॉस्ट मॉडल है तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट आपका ब्रॉड ऑन है, उस दिन से पहले अगर कोई एसेट खरीदा हुआ है तो प्लस कर दें, बेचा हुआ है तो माइनस कर दें, वो आपका ब्रॉड ऑन। रीवैल्यूएशन मॉडल में ब्रॉड ऑन क्या होता है? लास्ट रीवैल्यूएशन। और कॉस्ट मॉडल में ब्रॉड ऑन क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट। अगर कोई एसेट उसके बाद खरीदा है तो ऐड कर देंगे, बेचा है तो माइनस। ये आपने दो बातें ख्याल रखनी है। बिल्डिंग हमारा रीवैल्यूएशन मॉडल में देखिए, अगर उसने कहा थी ओरिजिनल कॉस्ट ये थी, बाद में कोई एसेट खरीदा है तो प्लस हो जाएगा, बेचा है तो। अगर उसने प्लस माइनस करके खुद ही बता दिया है तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे, फिर तो प्लस माइनस हुआ है ना। अब आए जरा, हमारे पास बिल्डिंग है 600 मिलियन की 1 जनवरी 15 को, रीवैल्यू हुई दिसंबर 2015 को कितने की? 700 मिलियन की। हम कहां पर हैं? हमारा ब्रॉडऑन कहां पर है? बैलेंस एट 1-1-16। दोबारा यहां पर चलें, हमने खरीदा था 600 मिलियन का, लास्ट रीवैल्यूएशन हुई थी दिसंबर 2015 के अंदर 700 मिलियन की। बताओ हम 700 मिलियन से लिखें या 600 मिलियन से? लास्ट रीवैल्यूएशन पे लिखेंगे 700 मिलियन से। ये हमारा ब्रॉड ऑन आ गया। ठीक होगी बात? प्लांट पे अभी हम जा ही नहीं रहे, सिर्फ बिल्डिंग को हम डिस्कस करने लगे। उसके बाद हम लिखते होते हैं एडिशन। पेपर में तो क्वेश्चन पढ़ना पूरा एक दफा, अगर एडिशन है तो लिखना, वरना ना लिखना। ये नहीं कि सिर्फ बिल्डिंग का, प्लांट और बिल्डिंग दोनों में अगर एडिशन है तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे डिस्पोजल, फिर हम लिखेंगे एलिमिनेशन। 2016 में क्या ऐसे रिवैल्यू हुआ है? नहीं हुआ था। 2016 में ऐसे रिवैल्यू नहीं हुआ, तो एलिमिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद वैसे एलिमिनेशन, रिवैल्यूएशन, रिक्लासिफिकेशन, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, यही बातें हैं। और अगर आपके पास कुछ, मैं लिख देता हूं ताकि अभी तो हम कौन सा पेपर में बैठे हैं। एलिमिनेशन, रिवैल्यूएशन, और बैलेंस एट दिसंबर 16। फिर उसके बाद फर्दर फिर यही बातें, एडिशन 2 साल है ना, डिस्पोजल,
एलिमिनेशन, रिवैल्यूएशन, रिक्लासिफिकेशन, बैलेंस एट दिसंबर 17। ये मैंने विद कंपैरेटिव एक कंप्लीट डमी बना दिया है कॉस्ट वाले क्वेश्चन की। इसमें बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि इसके अलावा भी कुछ है। अगर होगा तो क्या कैसे पता चलेगा? अगर कोई ऐसी चीज हमारे एसिड को बढ़ा रही होगी तो प्लस कर देंगे, कम कर रही होगी तो माइनस। ये बिल्कुल बच्चों वाले सवाल होते हैं। क्यों नहीं आते पेपर में? हम सवाल सुनते नहीं, गौर नहीं करते, फिर बाद में अपना मत्था मारते रहते हैं, कुछ समझ लग गई तो ठीक है, नहीं तो फिर गए। पेपर में हमने क्या करना है, ये सारे एलिमेंट नहीं लिखने। जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी वो नहीं लिखेंगे, जिसकी इंफॉर्मेशन होगी वो लिख लेंगे। बिल्डिंग के बारे में हमने पढ़ लिया कि यहां तक तो उसने क्या कहा, जून 2017 के अंदर अब बिल्डिंग जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 66 मिलियन है वो हमने बेच दी 85 मिलियन की। इट वाज लास्ट रीवैल्यूड, लास्ट टाइम वो रीवैल्यू हुआ था 87 मिलियन का, और 2 मिलियन उसके ऊपर कॉस्ट आई। अभी आप मुझे बताएं, हम तो 2016 के साल में खड़े हैं, 2016 में ना तो एसेट रीवैल्यू हुआ, ना एडिशन हुआ, ना डिस्पोजल हुआ, ना रिक्लासिफाई हुआ, तो खत्म होगी बात ही। ना एडिशन हुआ, ना डिस्पोजल हुआ, ना इलिमिनेशन, ना रीवैल्यूएशन, ना रिक्लासिफिकेशन, आपका बैलेंस आ गया 700। सिंपल, अगर आप लोग देखोगे तो उस साल आपने इन एलिमेंट में से अगर कुछ हुआ है तो कर दो, नहीं हुआ तो खत्म। आगे चलते हैं 2017 में। अब 2017 में जाकर देखो, हमारा एसेट रीवैल्यू भी हुआ है कितने का, 463 मिलियन का। किस डेट को, दिसंबर को। और जून में एक एसेट बेच भी दिया था जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट तो 66 मिलियन थी, बट उसकी रीवैल्यूएशन कितनी थी, 87 मिलियन। तो हमारा तो सारा डाटा रीवैल्यू पर हुआ है। हम प्लस माइनस किससे करेंगे, रीवैल्यूड अमाउंट से या ओरिजिनल कॉस्ट से। जब आपने 700 मिलियन लिया ही रीवैल्यूड अमाउंट है तो उसमें से माइनस भी क्या होगा, रीवैल्यूड अमाउंट। लो मेरे भाई, एडिशन तो मिला नहीं, डिस्पोजल मिल गया 87 मिलियन। ओके होगी बात। उसके बाद इलिमिनेशन भी देखते हैं और रिवैल्यूएशन भी है इसके अंदर, रिक्लासिफिकेशन नहीं है। और जरा सवाल करते हैं, इसको इसकी वर्किंग कर ले। ये इस साइड पर हम वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग नंबर 1, बिल्डिंग 115 को हमने उसको खरीदा था 600 मिलियन। अब चाहो तो शुरू से डिस्पोजल अलग करके लिख लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर अलग नहीं करना तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तसल्ली रखो और अपने ऊपर भरोसा रखो कि आप ये सवाल हैंडल कर लो। हाँ जी, दिसंबर 15 को एसेट रीवैल्यू भी हुआ और डेप्रिशिएट भी। तो ये पहले डेप्रिशिएट करेंगे या रीवैल्यू करेंगे, पहले रीवैल्यू करेंगे, पहले डेप्रिशिएट करेंगे। ये चक्कर क्या है, ईयर एंड है, ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन हो रही है, तो पहले रिवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। अभी नींद आएगी, चल फिर ठीक है। कितना आ गया जनाब, उसकी रिवैल्यू कितनी है, 700 या 463, 700। अब जागते रहना, मैंने हर बंदे से वैल्यू पूछनी है। पहले हम डेप्रिशिएट करते हैं, क्या रेट है, 30 इयर्स लाइफ है और स्ट्रेट लाइन मेथड है। कितना 30 पे डिवाइड किया, 20, 500, 580 वाला एसेट हमारा कितने का हो गया, 700 का।
सरप्लस आया या लॉस? कितना सरप्लस आया? 120। कितना सरप्लस आ गया? 120 का। ज्यादा दूर लिख दिया। ये हम अभी 2015 हमारा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब हम चले गए 2016 में, दिसंबर 16 हमारा एसेट 700 वाला अभी डेप्रिशिएट होगा। सिंपल किस लाइफ पे? इसको भी 29 पे, इसको भी 29 पे। कितना? 24 ही लिख लेते हैं, और 120 को 29 पे डिवाइड किया 4। पेपर में आपने लिखना है पॉइंट के बाद 2 डेसिमल। 700 में से 24 माइनस किया 676 और 116। अब दिसंबर 2017 पहुंचने से पहले हमने एक एसेट बेचा भी है। अब हमने ये देखना है कि वो 676 के अंदर वो कितने परसेंट है। देखिए इस 700 के अंदर वो 87 है, इस 700 के अंदर वो कितना है? 87। तो चेक कर लो 87 कितने परसेंट बनता है? 87 ओवर 700 0. जो भी अमाउंट आ रही है इतने परसेंट आपने बेच दिया, वो इसमें से अलग कर दे, यहां पर अलग कर दें, और उसका सरप्लस भी अलग कर दें। भला क्यों? क्योंकि जो एसेट बेच देते हैं उसका सरप्लस उसी वक्त रियलाइज कर देते हैं। ये बात समझ आती है? आपने हर साल अपना सरप्लस रियलाइज करते हो। सरप्लस रियलाइज करने की एंट्री पता क्या होती है? आमना, सरप्लस की रियलाइज करने की एंट्री का पता क्या होती है? OCI डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, या रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। ओके। अब मैंने कहा था किसी भी एसेट का सरप्लस 2 तरह से रियलाइज होता है नॉर्मली। एक जब वो इस्तेमाल हो रहा हो हर साल, और दूसरा जब उसको बेच दो। अब यहां पर हम एक एसेट बेच रहे हैं, 12% एसेट बेच रहे हैं, पूरा 12% आ रहा है या आगे भी कुछ है? चलो जो कुछ जितना भी आंसर आ रहा है ना एज इट इज, वो पूरा आंसर 676 से मल्टीप्लाई करते। कितना? 84 वाला बेच दिया, 676 से बाकी माइनस कर दें, कितना? 590। 116 के साथ भी यही काम करें। इसका भी बिल्कुल वही परसेंटेज ले। तो मैं कौन सा 2016 को बेच रहा हूं? अभी मैं उसको अलग अलग कर रहा हूं ताकि जो बेचा है ना बस उसकी डेप्रिसिएशन ले लो। वैसे तो मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता था, वो ज्यादा खपने वाला काम था। मैंने उसको अलग अलग कर दिया, जो बाकी बचा उसको फुल डेप्रिशिएट कर लेंगे, और जो वो आ रहा है उसको 6 महीने के लिए डेप्रिशिएट कर लेंगे। हाँ जी, 116 का 30 कितना आ रहा है? 12%। 14 भी पर 14.3 है, 14 ही कर लेते हैं पूरा पूरा, और 10। अब मैंने क्या किया, जो हमने क्वेश्चन जो आपको डिस्क्लोजर के वाला दिया था ना वो करने लगे हैं। 676 में से जितना पोर्शन बेच दिया मैंने उसको अलग कर दिया, जितना पोर्शन मेरे पास रहा उसको अलग कर दिया, उसके रीवैल्यूएशन भी अलग कर ली। ठीक है। अब ये जो 84 है ये 6 महीने के लिए डेप्रिशिएट होगा। 84 कितने टाइम के लिए डेप्रिशिएट होगा? 6 महीने के लिए, डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कितना? 1.5। कितना बच गया? 82. ये वाला एसेट हमने बेच दिया। अब ये डिवाइड करेंगे 28 पे, पूरा पूरा कितना आंसर आ गया? 20। कितनी वैल्यू बच गई? कितनी? अच्छा, इस 14 को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सारा रियलाइज हो जाएगा। आप चाहे तो इसको 6 महीने के लिए डेप्रिशिएट कर लें, जिसे हम अमोर्टाइज कहते हैं, वो भी रियलाइज होगा, जो बच जाएगा वो भी रियलाइज होगा।
तो हम 14 पूरा रियलाइज कर देंगे। इस 14 की क्या एंट्री पास हो जाएगी पूरी पूरी, ओसीआई डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। हाँ ये 28 पे डिवाइड होगा, कितना 23, 3.6 है तो 4 कर लेते हैं, 98। पेपर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक जाना। अभी फिलहाल ये हमारे पास 84 और देखिए आपने इसमें से एक एसेट बेचा है, मैंने उसको अलग किया है। सर वो 87 उसकी फेयर वैल्यू थी, और वो फेयर वैल्यू थी जब लास्ट टाइम फेयर वैल्यू किया था। अब उसमें से ये 24 डेप्रिशिएट नहीं हुआ, तो ये जब तक वो 676 है तो उसके अंदर ही है, तो वो 100% 87 से तो नहीं पड़ा हुआ है ना, वो तो उसकी लास्ट फेयर वैल्यू 87। तो हमने क्या किया, जितना वो डेप्रिशिएट हो गया हमने यहां पर चेक कर लिया कि 700 के अंदर 87 कितने परसेंट है, आपने कहा जी 0.12, उसकी कितनी रेशियो है 0.700 के अंदर वो 87 है ना, तो हमने क्या कर दिया उसकी एक परसेंटेज बना ली, और उस वही परसेंटेज चाहे वो गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड वाला काम ही मैंने किया है। ठीक है, मैंने ओरिजिनल क्या किया, ये जो आपके पास 676 है ये है पूरे 700 की बुक वैल्यू, और हमें किसकी चाहिए 87 की, तब 84 आएगी। अब इस 84 के ऊपर मैंने 6 महीने की डेप्रिसिएशन ली, क्योंकि ये 6 महीने बाद बेच दिया। 592 के ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन ले ली। सरप्लस के भी मैंने 2 हिस्से किए, उसी तरह से 12% अलग कर दिया। अब मेरे पास डिस्क्लोजर पूरा होने जा रहा है, एलिमिनेशन। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, यहां पर एक ये इंटरेस्टिंग बात है, हमने जब एलिमिनेशन करनी है तो जो मेरे पास एसेट बचे हुए हैं उनको एलिमिनेट करूंगा, उनकी एलिमिनेशन लूंगा, या जो जो मेरे पास 84 है उसकी डेप्रिसिएशन भी एलिमिनेट आएगी। याद रखें जो हम एसेट बेच देते हैं ना उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स होती है अपने तरीके से, उसकी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम रिवर्स करते हैं, लेकिन वो डेप्रिसिएशन में जाती है, और आपने सिर्फ इसकी डेप्रिसिएशन लेनी है बस 21, और इस 24 का भी अलग अलग करें डेप्रिसिएशन। वैसे इसका ना आसान तरीका बोला क्या था, ज्यादा आसान, 700 पर ही अलग अलग कर देते, फिर उसका ये फायदा हो जाना था सबकी डेप्रिसिएशन भी अलग अलग रहती, वो सारे बजाते खुद भी अलग अलग रहते, डेप्रिस सारा कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड आता, हमें ये 12% वाला काम करना ही ना पड़ता। एलिमिनेशन लिखेंगे जी, वो जैसे डीजीएस की कुछ एक नजर सवालों की ना डिस्कशन देखा करें आपस में, बातें वो बाद में भी कर लिया करें, फजूल सी बातें आप करते हो आपस में, काम की बातें सुना करो। सवाल ये पूछा गया है कि जो एसेट हमने बेच दिया उसकी एलिमिनेशन का क्या तरीकाकार, उसकी एलिमिनेशन का तरीकाकार ये है, या तो आप ऐसा करो कि 6 महीने की जो डेप्रिसिएशन लिया है ना उसको 6 महीने तक रियलाइज करो, जो बाकी सरप्लस बचा है जो एसेट बेच दे उसको भी रियलाइज करते होते, तो फिर उसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, जितना सरप्लस उसका पड़ा हुआ है ना सारे का सारा रियलाइज कर, दूसरे लफ्जों में एलिमिनेट कर। जब भी कोई एसेट बेचते हैं उसका जितना सरप्लस बचता है सारे का सारा उसी वक्त एलिमिनेट कर दे। ठीक है, चलें जी। अच्छा, इसका ना ज्यादा आसान तरीके की तरफ चलते हैं। ये 12% वाला जो तरीका है ना ये सिर्फ उन लोगों के लिए ज्यादा बेस्ट होता है कि जिनकी कैलकुलेशन अच्छी हो,
नहीं, ऐसी बात नहीं है कि किसी की कैलकुलेशन अच्छी नहीं है। जिसको समझ लगी है इसका मतलब है उनकी कैलकुलेशन ठीक है। यहां से ना हम 700 पे आए थे ना, ये थोड़ा आसान हो जाएगा। हर वो सारी अगली कैलकुलेशंस मिक्स नहीं होने दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। चलिए इधर आप वापस आए। 500 वाला एसेट हमारा कितने का हो गया था? ये तो हमें पता चल गया ना कि बाद में इसमें से 87 वाला एसेट हमने बेच दिया। हमने ऐसा किया कि इसका 120 सरप्लस है टोटल, हमने इसको अलग अलग कर दिया। 87 वाले को अलग और 613 बिल्कुल इसी तरह से। 120 को 700 पे डिवाइड करें क्योंकि 120 सबका सरप्लस है 700 का। 87 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सरप्लस आ जाएगा और 630 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सरप्लस आ गया। कितना? 15 आ गया इसका और 105। चलिए अब जरा आगे चलते हैं। ये हम कहां पे खड़े हैं अभी? दिसंबर 2016 में। अब 30 जून 17 को ये वाला एसेट हमने बेच दिया, तो 6 महीने डेप्रिशिएट करके बेचा होगा। कितने पे डिवाइड होगा ये? नहीं, अभी तो हम 15 पे खड़े हैं, अभी दिसंबर में है क्योंकि हमने शुरू में कर दिया ना। इसको किस पे डिवाइड करेंगे? 20। इसको भी 29 पे। हाँ जी, कितनी डेप्शन आ गई? 3। नहीं, अभी इस पूरे साल की आनी है। हम दिसंबर 16 पे हैं और इसकी डेप्शन कितनी आ गई? 2। 21.14 है। 613 में से 21 माइनस किया, 15 पे 29 पे डिवाइड किया, 0.52 और 105 को भी 29 पे डिवाइड किया, 3.6 तो 4 ही कर देना। ये हमारे पास आ गया 14.5। ये हमारे पास आ गया 10। अब हम जून 2017 पे पहुंचे। ये होगा 6 महीने के लिए डेप्रिसिएट डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 1 पॉइंट, ये आ गया 82 ठीक है। इस 14.5 को रियलाइज करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा ही रियलाइज हो जाएगा। ये बात आप ना दिल से आपको समझ लगनी चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो एसेट के साथ इसको भी 6 महीने लगाते, लगा लो 6 महीने, वो भी रियलाइज होगा। जो बच जाएगा वो बेचने की वजह से रियलाइज हो जाएगा। तो इसलिए हमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, इस पूरे को रियलाइज कर देंगे। मैं इसकी एंट्री ही लिख देता हूं, इसकी एंट्री पास हो जाएगी ओसीआई डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अगर हम जनरल एंट्री की बात करें और ये प्रॉपर दिसंबर 17, ये वाला एसेट हमारा सीधा सीधा 28 पे डिवाइड होगा और 101 भी 20। कितनी वैल्यू आ गई इसकी? 21.14। कितनी वैल्यू रहेगी? 4 बल्कि 5 71 और 101 को भी 28 पे डिवाइड कर दें। अब जरा ध्यान से देखिए बात, ये हमारी वर्किंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसको डिस्क्लोजर में शिफ्ट करने जा रहे हैं। वर्किंग तो यही है, देखिए
रीवैल्यूएशन के अंदर वर्किंग आप डिस्क्लोजर बनाओ, जर्नल एंट्री पास करो, एक्सट्रैक्ट बनाओ, वर्किंग यही है। यहां से पोस्टिंग करने का तरीका आपने मेन सीखना है। और सबसे ज्यादा मसला जो आप लोगों को रीवैल्यूएशन वाला पर आ रहा है ना, मूवमेंट एंड रीवैल्यूएशन सरप्लस, वो भी आज डिस्कस हो जाए। चलते हैं जनाब, आए जरा। आपने एलिमिनेशन किसकी करोगे, मैं हाईलाइट करने लगा हूं। लास्ट टाइम रीवैल्यूएशन हुआ था 700 का, उसके बाद ये वाली डेप्रिसिएशन आई है, ये एलिमिनेशन की वैल्यू आ गई। आप कहेंगे सर ये जो एसेट बेचा है वो तो हमने वैसे ही साइड पे कर दिया, वो तो एसेट ही हमारे पास नहीं है। दिसंबर 2017 में वो एसेट हमारे पास है, तो एलिमिनेशन जो हम करेंगे वो 21 प्लस 21 42, 1 पॉइंट को अभी मैं नहीं लिख रहा, पेपर में आप लिखना 40। एलिमिनेशन आ गया। इसके बाद हमने रीवैल्यू किया, 571 वाला एसेट आपका कितने का हो गया था, 463। यहां पर देखें 71 वाला एसेट हमारा हो गया था, कितने का डिफरेंस आया, तो 97 लॉस खत्म हुआ। उसके बाद जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, 11 का हमारा सरप्लस आ गया। डन। तो यहां पर हम कितनी वैल्यू लिखे रीवैल्यूएशन के अंदर, 108। कम या ज्यादा, वैल्यू कम हुई ज्यादा, कम हुई है। चले जी, 700 में से 87 माइनस करें, 42 ऐड करें, 42 भी माइनस करें। रिक्लासिफिकेशन होता है कि किसी स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में जाना। ठीक होगी बात। अब ये हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया कॉस्ट वाला। आप इसमें से जितने सवाल निकाल सकते हो निकालो, दूसरे लफ्जों में कीड़े निकालो जी। एलिमिनेशन 42 कैसे, एलिमिनेशन 42 कैसे है, एलिमिनेशन कहते किसी हैं जो पहले डेप्रिसिएशन ले चुके हैं। आपका ये एसेट पिछले साल 21 से हुआ था डेप्रिशिएट, इस साल उसके बाद रीवैल्यू हुआ है, तो इससे पहले ये वाले डेप्रिसिएशन एलिमिनेट हो गई। हाँ, ये ऐसे तो बेच दिया जून के अंदर ही। जब जून के अंदर बेचा होगा उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कर दी होगी, वो तो डेप्रिसिएशन है ही नहीं, तो एलिमिनेट किसको करना है। जो एसेट मैंने बेचा है उसकी एंट्री देखें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करते हैं ना जो एसेट बेच दे। ठीक है, हाँ जी, और सवाल पूछे। हाँ, एक वन बाय वन। एक मिनट यार, एक मिनट प्लीज, मुझे समझ नहीं आ रही उनकी आवाज की। ये वाला नहीं, जब ये 700 का एलिमिनेशन हुई थी ना, उससे शुरू वाली ये वाली डेप्रिसिएशन एलिमिनेट होगी। 700 के बाद जब ऐसे रीवैल्यू हुआ है ना, वो अब हुआ है, तो दरमियान में एलिमिनेशन नहीं हुई। एलिमिनेशन कब होती है, जब रीवैल्यू हो, तो तब तो उसके बाद तो रीवैल्यू हुआ ही नहीं। जब यहां पर रीवैल्यू हुआ था ना, उसके बाद ये डेप्रिसिएशन आई 2016 में। लास्ट टाइम रीवैल्यूएशन हुई थी दिसंबर 15 और अब हुई है दिसंबर 17। तो ये जो दरमियान में 21 और ये 21 है, ये एलिमिनेट नहीं हुए। हाँ, अगर यहां पर रीवैल्यूएशन होती ना, तो फिर हम कहते हैं कि पिछला एलिमिनेट हो गया। जब 2 साल बाद रीवैल्यूएशन होती है ना, तो एलिमिनेशन भी 2 सालों की आ रही होती है। 15 के बाद 17 में रीवैल्यू हुआ है, तो 2 साल बन रहे हैं। और किसी का सवाल, अब यहां से किसी का सवाल था। सर वो पिछले IAS 16 पे डिस्क्लोजर में सर वो रीवैल्यूएशन जब सर आ जाए, यानी कि तो सर वो इसको हमने माइनस ही करना है। आपने उधर किया था कि एलिमिनेशन और रीवैल्यूएशन को भी यानी प्लस नहीं, मेरी बात सुनिए, एलिमिनेशन तो माइनस ही होना है क्योंकि इसकी एंट्री होती है एक्यूमुलेटेड डेप्ट टू पीपी। लेकिन जो रीवैल्यूएशन है ना, रीवैल्यूएशन, अच्छा ये बात ना बार बार आ रही है, इसको आप ना 2 तरीकों से लिख सकते हो। आप ऐसा लिखें, करना माइनस ही है, एसेट कम हुआ है तो माइनस, बढ़ा है तो प्लस। जैसे आपका एसेट 571 से 463
3 हो गया, कम हुआ, कितने से कम हुआ, आपने माइनस ही करना है। हाँ, नाम इस्तेमाल कर सकते हो, पहले आपका सरप्लस पड़ा था 97, फिर लॉस है 11, आप दोनों के नाम लिख दे, सरप्लस 97 और लॉस 11। दूसरा तरीका, गेन हो जाता तो यहां पर प्लस करना था, सरप्लस से हमारा एसेट बढ़ता है और लॉस से हमारा एसेट कम होता है। अभी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई, ये बाद में काके, बाद में, दरम्यान में ना डिस्टर्बेंस में क्रिएट किया करो। यहां पर आ जाओ नेक्स्ट। आप लोगों के सवाल ना रेज करने के दो मतलब होते हैं, पता है ना, या तो समझ आ गई है या आप समझ ही नहीं रहे, ठीक है। थोड़ी बहुत भी अगर आप इंटरेस्ट लोगे ना तो फिर आपकी परेशानी, शुरू में परेशानी आती है, जरूर आती है, लेकिन बाद में ये परेशानी खत्म हो जाती है। देखो ना, सीए कहते हैं कि ये एक जान का अजाब होता है, कैफ ऐड छोटा सा, मैक्सिमम 1.5 साल, लेकिन जान का अजाब क्यों बन जाता है? अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना तो लिख लो, पास नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं। एक दफा तुक्का लग जाएगा, आपकी आदत बन जाएगी, हमने पास नहीं होता। जब तक आप रियल मेहनत नहीं करोगे, खुद से एफर्ट नहीं करोगे, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, आप जहां पर मर्जी पढ़ लो, पास नहीं होंगे, क्योंकि रिजल्ट कितना आ रहा है, 30% चले, मैक्सिमम 30% कर लेते हैं, ये भी इस दफा है 3% ज्यादा है, इसका मतलब है 70% दवा फेल हो रही है। गॉट इट? ये 30% सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का भी नहीं है, इसमें ओवरऑल है कि चाहे जो दूसरी अटेम्प्ट दे रहा था, तीसरी, चौथी, पांचवी, मतलब जितनी अटेम्प्ट भी, ये ओवरऑल पास हुए हैं। ये तो बात कंफर्म है ना कि दूसरी, तीसरी, चौथी वाली कुछ तो परसेंटेज होगी ना, चलो हम लगा लेते हैं, चलिए आधा आधा ही कर लेते हैं, चलिए जी 15% फर्स्ट अटेम्प्ट वाले पास हुए हैं। रियलिटी क्या हुई, हर 100 में से 15 पास, 85 फेल। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सारे नलायक हैं? नलायक होने की वजह ही नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। जब मैं आपसे सवाल पूछूं और आपको पता ही ना हो कि क्लास में कल चल क्या रहा है, और आप कहो कि आप पास हो जाओगे, इम्पॉसिबल। ये पीआरसी नहीं है कि तुक्का लग जाएगा, 4 एमसीक्यूज में एक नजर आ जाएगा, ये तो आपने खुद प्रोड्यूस करना है। यहां पर तो हर लफ्ज पर अगर आप गौर नहीं करोगे ना तो फंस जाओगे, और फिर अगर चलो पास हो गया तो ये कहानी खत्म तो हुई नहीं, R2 में फंस जाओगे। जब तक आपने R1 नहीं सीखी, R2 में फंस जाओगे। तो प्रॉब्लम कहां पर आइडेंटिफाई करो। देखिए, मेरे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होना, आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होना ही पड़ेगा, और ये हो जाता है, ये मैंने देखा है। आई कैफ ने आपको 5 साल दिए कैफ करने के लिए, कितनी देर तक आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, वो है 3 साल। 3 साल तक कैसा होता है बंदे के साथ कि पॉसिबल है कि कोई पेपर ही ना पास हो। उसके बाद आप सोचो तो सही, आपको शर्म ही इतनी आएगी, 3 साल बाद वो बंदा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए इंटर करके चला जाएगा, वो अपने सी फैप के पेपर दे रहा होगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी कैफ के पहले पेपर पास होने की दुआ कर रहे होंगे। और ये हम तो अपनी आंखों के सामने देखते हैं। ये जो मेरा गुस्सा या जो आप लोगों को क्रिटिसाइज करना होता है, ये मुझे दुख होता है कि मैं आपको क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन मुझे आपकी हकीकत का पता चला होता है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे, जिंदगी बर्बाद हो जाती है बंदी। तो फिर इससे बेहतर है, चलो आप इतना तो कर सकते हो ना, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना पढ़ लो ना। मैं कह दो सारी रात पढ़ो, जितनी कैपेसिटी है, जितना कर सकते हो उतना तो कोशिश करो। क्लास में बैठ के अपनी हद तक कोशिश करो कि भाई मैं क्या चल क्या रहा है क्लास के अंदर, कोशिश तो करो कि सीखने की। नहीं समझ लगती फिर अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन आप एफर्ट ही नहीं करते। अगर सो जाना, जितने परसेंट लोग एफर्ट कर देते हैं ना, उसमें 5% ऐड कर लो, वो बंदे पास होते हैं। 15% लोग एफर्ट कर रहे होते हैं, प्लस 5% ऐड कर लो, 20% बच्चा पास हो जाता है। अब देखना कि जब आपका रिजल्ट आएगा 50, 60, 70%, 100% तो मैं कह ही नहीं रहा, 50, 70 तक चला जाता है, 80% तक भी चला जाता है।
वो इतनी गालियां दे दे के, ये गालियां ही हुई ना, ये जो मैं आप लोगों के सख्ती से बिहेव करता हूँ गालियां ही है एक तरह की, समझो ना समझो, मैं अंदर से गालियां दे रहा हूँ। तो क्योंकि वो अनएथिकल लगता है ना कि गालियां दूं मैं आपको, तेरी माँ दी, तेरी प्राणी, तेरी प्राणी, वो ना गलत लगता है। तो यकीन जाने अगर ऐसा करने लग जाए ना, कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लगते हैं। अच्छा मैं कहता हूँ वैसे ना गाली ना बंदे की डायरेक्ट होनी चाहिए, माँ बहन या कोई भी वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए दरमियान, कोई ऐसी गाली याद होनी चाहिए, बंदा डायरेक्ट उस बंदे को दो जिसका कसूर है। ये फिर डॉग को बुरा लग जाएगा कि मुझे किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। चले जी, आप ये बातें देखें ना आना शुरू हो गई। और इधर बहुत इंटरेस्टिंग बात पूछी है, और ये बात पूछनी बनती भी है, और ये बात अब ना ये आपका ना एक परमानेंट मसला भी हल होने लगा। सवाल ये रेज किया गया है कि सर ये जो 2 मिलियन कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है ये भी तो आना चाहिए, यही सवाल है ना। अब आप देखें, कभी आपने नोट किया डिस्क्लोजर के कोई 5-6 सवाल तो 4 तो हो गए होंगे हमारे। डिस्क्लोजर बेसिकली 2 लेजर है, एक कॉस्ट का और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। इसके अंदर डिस्पोजल का लेजर है ही नहीं, और जो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आता है वो डिस्पोजल के लेजर में जाता है। इसका मतलब है जो जो चीज डिस्पोजल के लेजर में आती है ना वो हम नहीं लिखते। मतलब जो चीज इन 2 लेजर के अलावा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कभी आपको यह पता ना चले कि ये वैल्यू आनी है या नहीं आनी, जर्नल एंट्री पास कर लो। अगर उस एंट्री के अंदर पीपीई डेबिट या क्रेडिट हो रहा है वो लिख लो, और अगर आपकी एंट्री के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट या क्रेडिट हो रही है तो वो लिख लो। इसके अलावा तीसरी बात कोई आती नहीं है, बात ही खत्म। अगर आपको ना समझ लगे कभी जिंदगी में कि मैंने ये कहीं प्लस माइनस करना है या नहीं करना, एंट्री पास कर लो। अगर पीपीई उस एंट्री में डेबिट हो गया तो लिख दो डेबिट या क्रेडिट, और एक्यूमुलेटेड डेबिट या क्रेडिट हो गया तो वो भी लिख दो। इसके अलावा कुछ ना लिखो। चलें जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सारा कॉलम कौन बनवाएगा? रानिया। सबसे पहले हम लिखेंगे जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी। 87 का पूछें। हाँ जी, डेप्रिसिएशन तो एक्यूमुलेटेड एक्शन के लेजर में आएगी, वो कॉस्ट पे आएगा। बैलेंस एट 1116 क्योंकि कंपैरेटिव के साथ है। चलिए जी, सवाल तो आपने किया हुआ है या नहीं किया हुआ तो फिर आप देख लें। 1116 को आपने लास्ट रिवैल्यूएशन कब की थी? दिसंबर 2015 में। ये आपकी वर्किंग पड़ी हुई है, इसके बाहर तो कोई सवाल है ही नहीं ना। दिसंबर 2015 में एसेट आपने रिवैल्यू किया था और एलिमिनेशन भी कर दी थी। अब आप आ गए थे दिसंबर 16 में, उसके फौरन बाद, तो आपकी ब्रॉड ऑन एक्शन का क्या होगा? 0। और आपको पता है जब भी साल के एंड पे रिवैल्यूएशन करते हैं ना, उस साल डेप्रिसिएशन 0 हो जाती है, क्योंकि जितनी डेप्रिसिएशन हम करते हैं चार्ज, अगली एंट्री के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाती है। चले, ये बात तो हो गई पूरी कि आपकी डेप्रिसिएशन हो गई 0। अब डेप्रिसिएशन के एलिमेंट लिखवा दूं सारे। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अगर कोई एसेट बेचा है तो वो, अगर आपने रिवैल्यूएशन भी चल रही है तो एलिमिनेशन और इंपेयरमेंट लॉस। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा बैलेंस एट दिसंबर। पेपर में ये सारे नहीं लिखने, फिलहाल मैं वो सारी बातें याद करवा रहा हूं। पेपर में सिर्फ वो लिखना है जो जिसका जिक्र होगा। कोई गलती से लिख बैठोगे तो कोई मसला नहीं है। आपकी डेप्रिसिएशन आई 2015 के अंदर, और 2015 के एंड पे ऐसे रिवैल्यू भी हुआ, वो एलिमिनेट भी हो गई।
तो दिसंबर 15 के अंदर तो डेप्रिसिएशन खत्म हो चुकी है, तो जब 16 में आए तो 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद बैलेंस एट 1 बल्कि 17 तो हो स्टार्ट हो चुका है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर के डिस्पोजल अगर है तो एलिमिनेशन, इम्पेयरमेंट, लॉस। बैलेंस एट दिसंबर 17 और नेट बुक वैल्यू दिसंबर 16 और नेट बुक वैल्यू दिसंबर 17। चलिए जी, अब आते हैं सवालों के ऊपर। सबसे पहले आपने कहा जी डेप्रिसिएशन तो आपकी 0 है, और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आपके पास वर्किंग है ना सामने। 2016 की डेप्रिसिएशन कितनी आई थी, दोनों बतानी है। 24। डिस्पोजल 2016 में नहीं हुआ ना, एलिमिनेट हुई ना, और इसका बैलेंस कितना आ गया 24। 2016 के अंदर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी आई थी भला, ये जरा इंटरेस्टिंग है। बताएं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 17 सॉरी कितना आपका 22.5 है। सही है, वर्किंग की थी आपने साथ साथ, वर्किंग की थी साथ नहीं की? चलो मैं दिखा देता हूं, ये देखें 2017 में डेप्रिसिएशन कितनी है भला, एक ये 21.14 और 1 पॉइंट जो 6 महीने की डेप्रिसिएशन हमने ली है ये भी ऐड होगी, जो 6 महीने की डेप्रिसिएशन ली है ये भी, तो 1.5 प्लस 21, 1.4 को हमने इग्नोर कर दिया था ना, कितना 21 पॉइंट, ऐसे हमने बेचा भी था। तो उसकी जो डेप्रिसिएशन है अक्यूमुलेटेड एलिमिनेशन के बाद वाली 1.5 ये और 3 पिछली 4 पॉइंट, एलिमिनेशन भी है, कितनी से एलिमिनेशन है, एक 42 से हुई थी, कितने से एलिमिनेट होगी 40, इंपेयरमेंट लॉस नहीं है, और बैलेंस पता है कितना आ गया, और 0 वाला क्यों आया, क्योंकि 2017 के एंड में भी रिवैल्यूएशन हुआ था, वो सब कुछ एलिमिनेट हो गया। अब एग्जामिनर वाला क्या करता है, एग्जामिनर इसका सिर्फ बैलेंस देखेगा, वो पूरी वर्किंग छोड़ देगा, जिसके बैलेंस के अंदर कोई वैल्यू लिखी होगी क्रॉस कर देगा, क्योंकि वो उसको कहेगा कि यार इसको ये भी नहीं पता कि साल के एंड पे रिवैल्यूएशन हो रही है और उसका बैलेंस आ रहा है। जिस साल के एंड पे भी एसेट रीवैल्यू होता है ना, जिस साल के भी एंड पे, उस साल के एंड पे जो डेप्रिसिएशन आती है वो अक्यूमुलेटेड एसेट का बैलेंस 0 होता है, क्योंकि वो सारी एलिमिनेट हो जाती है। चलें जी नेक्स्ट, ये हमारे पास बिल्डिंग वाले मामला तो हो गए क्लियर। हाँ, वो एडिशनल बातें भी रहती हैं, मैं कहता हूं एक दफा प्लांट को खत्म कर लें फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन तो आपके सामने है ना, प्लांट पे है जरा। अच्छा, आपने एक चीज नोट की कि जैसे मैं बिल्डिंग के बारे में काम कर रहा था, सवाल भी पूरा कर लिया, मैंने प्लांट को लिफ्ट ही नहीं कराई।
अब जब हम प्लान करने लगे बिल्डिंग को भूल जाओ। ये एक सवाल के अंदर ना 2-3 सवाल होते हैं, और प्रॉब्लम यहां पर आता है कि जब हम इसको इकट्ठा लेकर चलते हैं ना, वो सवाल मिक्स होता है। तो मिक्स करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब रिक्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो शायद उसमें थोड़ा सा हमें ये इकट्ठा काम करना पड़े। आ जाए जी प्लांट के ऊपर। आपने खरीदा कब था प्लांट? 1115 को ही। 25 साल उसकी जिंदगी थी, और स्ट्रेट लाइन मेथड है और कॉस्ट मॉडल। चलिए जी, सवाल नजर आ रहा है आपको? ये वर्किंग आप देख लो, नजर आ रहा है या और बड़ा? ओके, चलिए जी, हम वापस प्लांट पे जा रहे हैं। यहां से हमारा सवाल शुरू होगा। दिसंबर 2016 द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द प्लांट वाज असेस्ड एट 30 मिलियन 360 मिलियन। उसने खुद ही कह दिया रिकवरेबल अमाउंट। इसका मतलब है वो हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल करने की जरूरत नहीं है, और विद नो चेंज इन यूजफुल लाइफ। दिसंबर 2016 में इंपेयरमेंट टेस्ट लगाया। दिसंबर 2016 के अंदर इंपेयरमेंट टेस्ट लगाया, और फिर वो कहता है ड्यूरिंग 2017 OL decided to change a method of depreciation from straight line to reducing balance method, और depreciation का रेट है 10%। मसला ही कोई नहीं, ये तो बिल्कुल काम ही आसान है। पहली बात, कॉस्ट मॉडल है, 1116 तक कोई मसला नहीं था, तो जो उसकी कॉस्ट एज इट इज आ जाएगी, वही ब्रॉड ऑन है हमारा। 1116 को ब्रॉड ऑन लिखना है ना, तो आपने एसेट कितने का खरीदा था? ये 475, एज इट इज 475 है। इसमें चेंज कब आएगा? अगर इंपेयर होता, रीवैल्यू होता, या कोई खरीदो फरोख्त होती। तो 1116 तक तो उसने कुछ बताया ही नहीं, तो हम लिख देते हैं 475। उसके बाद ड्यूरिंग, जो इस साल में ना 2016 में एडिशन की बात हो रही है, ना डिस्पोजल की, ना रिवैल्यूएशन की, ना रिक्लासिफिकेशन की। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये बैलेंस 2016 में 475, एसेट 475 से ठीक होगी बात। अब चलते हैं 2017 में। इंटरेस्टिंग बात यह है, अब ये कुछ बातें आप लोग ना पेपर में परेशान ना हो जाना। चेंज इन एस्टिमेशन सिर्फ वर्किंग होती है उसकी, जो कुछ होता है वर्किंग में होता है। चेंज इन एस्टिमेशन जो कुछ होता है वर्किंग में होता है। इंपेयरमेंट लॉस जो कुछ होता है वर्किंग में होता है, और या फिर इंपेयरमेंट लॉस वाली, क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस की कई जनरल एंट्री क्या होती है? इंपेयरमेंट लॉस, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। कहीं हमने ये लफ्ज बोला है कि पीपीई डेबिट या क्रेडिट। इसका मतलब है कि अगर कोई एसेट ना तो हमने बेचा, ना कोई खरीदा, तो आपका ये वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो। हाँ, एक मसला आ सकता था। इंपेयरमेंट लॉस की भी दो एंट्रीज हैं, एक है इंपेयरमेंट लॉस टू अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, एक एलिमिनेशन वाली। अगर एलिमिनेशन वाला मामला करते ना, तो फिर पीपीई को मसला होना था। आपका कुछ किए बगैर प्लांट का कॉस्ट वाला पोर्शन कंप्लीट, डेप्रिसिएशन पे आ जाए। दिसंबर में एसेट खरीदा था, फर्स्ट जनवरी 15 को, तो 16 तक आते आते एक साल की तो डेप्रिसिएशन आई हुई है। ले लो 25 पर डिवाइड कर दो, कितनी? 19। अब हमारा सवाल शुरू हुआ थोड़ा सा, यहां पर मैं आपकी वर्किंग करवा देता हूं जी इसकी। 1115 को आपने एसेट खरीदा 475 का। दिसंबर 15 को आपने इसको 25 पे डिवाइड कर दिया, आ गया कितना बच गया?
456। अब दिसंबर 16 को इसको किस पे डिवाइड कर दिया, या उसी पे वही 19 ही आएगा, 430। अब इसकी रिकवरेबल अमाउंट 360 मिलियन। इसकी रिकवरेबल अमाउंट, तो बताओ एसेट इंपेयर हुआ या नहीं, कितने से इंपेयर हुआ, 70। ये हमारा इंपेयरमेंट लॉस आ गया, और एसेट अब 360 से डेप्रिशिएट होगा। एसेट 360 का हो गया है, लेकिन बुक वैल्यू है, कॉस्ट नहीं, बुक वैल्यू। वो देखना बुक वैल्यू इसकी यही आ रही होगी, 360 मिलियन। डन। अब 2017 के अंदर मामला ये हुआ कि आपने चेंज इन एस्टिमेशन किया 2017 के अंदर। मुझे आप बताओ, चाहे जिस दिन मर्जी चेंज आए, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, बुक वैल्यू फाइंड करते हैं, और बुक वैल्यू फाइंड हो चुकी है, बुक वैल्यू फाइंड हो चुकी है। इसके ऊपर चेंज अप्लाई कर दो, चाहे वो जून के अंदर अप्लाई करें, चाहे वो फरवरी के अंदर अप्लाई करें, जब मर्जी। आपने साल के शुरू में बुक वैल्यू ले लेनी है जो कि गिवन है 360, और इसके ऊपर WDV मेथड के साथ क्या ले लो, कितनी डेप्शन आ गई, आपका सवाल कंप्लीट हो चुका। अब देखिए बिल्डिंग पे थोड़ा टाइम लगा था, वो हम साथ साथ डिस्कशन कर रहे हैं। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, मैंने ना क्वेश्चन लिखवा दिए हैं डिस्क्लोजर के 10 और 4 क्वेश्चन लिखवाए एक्सट्रैक्ट के, वो बुक शॉप पे, ठीक है ना, वो ले लेने हैं और वो हमने करने हैं कंप्लीट। वो है हमारी बुक से ही, पास पेपर की है, लेकिन उसको अलग से इसलिए कि एक दफा हम डिस्क्लोजर को और एक्सट्रैक्ट को एक साइड पे करके हल करके साइड पे कर दो। हाँ जी, चलिए जी। अब आए जरा, आपके पास यहां पर 2016 का मामला चल रहा है। डेप्रिसिएशन 2016 की कितनी आई, कितनी, 19। डिस्पोजल हुआ नहीं, इलिमिनेशन है नहीं। क्या 2016 में इम्पेयरमेंट लॉस था, कितना, टोटल कर ले, 19 प्लस 19 प्लस 70, 150, 115। अब मुझे बताएं डेप्रिसिएशन फॉर 2017, कोई डिस्पोजल नहीं, कोई इलिमिनेशन नहीं, कोई इम्पेयरमेंट लॉस, 1। एक बात तो अब आपको थोड़ी थोड़ी पता चलने लग जाएगी कि पेपर में सवाल आता हो ना तो टाइम बड़ा होता है, ना आता हो तो फिर, और ये सिर्फ 2 बातों का नतीजा है। मैं बार बार इसलिए कहता हूं, मैं कहता हूं किसी को तो गैरत आ जाए। एक जो बातें करने लग जाते हैं आपस में, और दूसरा जो फुफो के घर चले जाते हैं, मतलब वो जिनको नींद आना शुरू हो जाती है। नो डाउट ये ह्यूमन नेचर है, लेकिन जिहाद करना भी इंसान के लिए कहा गया है, और जिहाद मतलब ही यही है कि आप जो चाह रहे हो उसके खिलाफ आओ, जो आपका फायदा या नुकसान है उसके बारे में भी सोचो। अब देखिए ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब आए जरा बुक वैल्यू पे। दिसंबर 2016 की बिल्डिंग की बुक वैल्यू बताइएगा जरा, 676, और दिसंबर 17 की भी बता दें, 463। अच्छा इसकी भी बुक वैल्यू बता दें। अब देखिए वो आ गई ना 360 वैल्यू ऑटोमेटिक ही, वो जो इंपेयर करके आया था, और 320। ये जो इंपेयरमेंट का डिफरेंस आ गया ना, वो इस वैल्यू बुक वैल्यू के अंदर एडजस्ट हो गया। अब आ जाते हैं मेजरमेंट बेस। आगे वो फजूल बातें बिल्कुल होते हैं, फजूल काम के तो आजकल नंबर चल रहे हैं। मेजरमेंट बेस, रिवैल्यूएशन मॉडल, और इसका कॉस्ट मॉडल, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। उसके बाद दोनों का स्ट्रेट लाइन है। अच्छा दूसरे का तो रिड्यूसिंग हो गया था।
लेटेस्ट वाली हाँ जी, लेटेस्ट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। पेपर में पूरा लिखना, उसे आरबी का पता नहीं होगा। यूजफुल लाइफ रेट इसका 30 इयर्स। उसके बाद हम लिखेंगे एसेट, पहले तो लिख लें उसकी नेट बुक वैल्यू एट कॉस्ट मॉडल ना लिख लें। नेट बुक वैल्यू एट कॉस्ट मॉडल, किसकी वाला? बिल्डिंग की। हाँ जी, दिसंबर 2017 वाली बस लिख लेते हैं। दिसंबर 2017 में हमारा ये वाला एसेट, ये लॉस पड़ा हुआ है और ये उसकी बुक वैल्यू पड़ी हुई है, लॉस है। बताएं, प्लस करके लिखे माइनस? लॉस है। किरण, बुक वैल्यू हमारी ये आ रही है और ये रिवैल्यूएशन लॉस पड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ एचसी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट लिखनी है, प्लस करके या माइनस करके? प्लस करके। सरप्लस हो तो माइनस करके हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट आ जाती है, और अगर लॉस हो तो प्लस करके। कितनी अमाउंट आ गई? 470। फिर आपने लिखना है बिल्डिंग revalued at the end of year दिसंबर 15 एंड 17 बाय, वैल्यूअर का नाम लिखा हुआ है, क्या नाम था उसका? शबीर रिवैल्यूअर, वैल्यूअर जो भी नाम होगा। आगे लिखना इज एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। अब आ जाए जी मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा, इसमें आप लोग अक्सर बार बार मुझसे पूछने आते हो और मैं भी कह देता हूँ यार, एक कॉलम ही तो लिखना है। वो कॉलम नोट कर लो कि कौन सा कॉलम हमने लिखते होते हैं। मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। आपने अगर शुरू कहां से करना है ये देख लो, दिसंबर से करना है, पिछले साल से करना है तो पिछले साल से देख लो, या तो मैं तो कहता हूं बस इसी साल का लिख दिया करो। बैलेंस एट 1117। अब सुनिएगा जरा, आप जाएं अपने ओसीआई के कॉलम में, वहां पर देखें दिसंबर 16 को। कहां पर देखना है? दिसंबर 16 को। एक ही बात है कि सरप्लस का बैलेंस अवेलेबल है या नहीं ओसीआई के अंदर, कितना है? मिलकर चलते हैं जी। दिसंबर 2016 आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है, ये दिसंबर 16 है ना, ये वाला 115.5। सारा सरप्लस देखना है, जो एलिमिनेट होना है उसको एलिमिनेट कर देंगे उस साल। फिलहाल कितना लिखना है हमने? 115। फिर हमने देखना है 2017 के अंदर कोई सरप्लस डेबिट या क्रेडिट तो नहीं हुआ। 2000 ये पड़ा कब है? 17 के अंदर। फिर एक तो ये 14.5 सारे का सारा एलिमिनेट हुआ, एक जो बाकी बच गया था 4 एक्सेस डेप्रिसिएशन से एलिमिनेट हुआ, 97 रीवैल्यू होने की वजह से एलिमिनेट हो गया। लेना सिर्फ सरप्लस है आपकी उस साल जिस जिस जर्नल एंट्री के अंदर ओसीआई आ रहा है वो इस कॉलम में लिख दो। डेबिट हो रहा है तो माइनस कर दो, क्रेडिट हो रहा है तो प्लस, क्योंकि इसकी नेचर होती है क्रेडिट। अब आपने सबसे पहले कितना लिखा? 115.5।
आप देखें डिस्पोजल की वजह से आपका 14.5 OCI डेबिट कर दिया आपने। एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज, एक्सेस डेप्रिसिएशन में OCI डेबिट हो गया, और फिर रीवैल्यूएशन फॉर द ईयर। उसकी एंट्री में OCI डेबिट हुआ होगा या क्रेडिट? डेबिट हुआ होगा, क्योंकि लॉस आया है ना। तो पहले OCI डेबिट, जितना OCI डेबिट हुआ वो डेबिट कर देंगे। बैलेंस एट दिसंबर 7। अगर पिछले साल से शुरू करना था तो पिछले साल में शुरू हो सकता था। मेन आपने देखना है उस साल के स्टार्ट में सरप्लस कोई पड़ा हुआ है या नहीं, और उस साल अगर OCI डेबिट या क्रेडिट हो रहा है वो एडजस्ट कर दो, खत्म हो गया। कंपैरेटिव ना जो ऊपर हम बना चुके हैं वो मेन होता है, जिसका भी आप कर सकते हो, करना चाहो तो। वैसे ये करंट ईयर का तो हमने लाजमी बना, ठीक होगी बात। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया डिस्क्लोजर्स का। हाँ जी, रिकॉर्डिंग साथ है, वो आपको मिल जाएगी जी। तो फिर वो उधर इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट पीपी, फिर वो पीपी में डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, फिर डेप्शन में प्लस करके माइनस नहीं करेंगे, फिर उसमें नहीं लिखेंगे, उसमें नहीं लिखेंगे। अगर एलिमिनेशन वाली एंट्री पास करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस की, तो वो एसेट में से डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन के अंदर जो इम्पेयरमेंट लॉस का कॉलम है वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि बेसिकली वो अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस का कॉलम है, तो उसमें तो क्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस है, आता ही नहीं है, तब फिर ऊपर ही लिखेंगे, फिर नीचे अलग से नहीं लिखेंगे। अच्छा, कल का काम आपका इम्पेयरमेंट लॉस हमारा कंप्लीट हो गया। इधर वो इसको पकड़ो यार, आपका इम्पेयरमेंट लॉस आपने इसको ओके करना है। ये अभी इसके 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं तगड़े जो टेस्टों में मैंने देने। नहीं खुद नहीं डिस्क्लोजर के नहीं, इम्पेयरमेंट के। ये इस सैटरडे को इम्पेयरमेंट का टेस्ट होना है, तो उसमें 2 सवाल तो मैं उसमें से दे दूंगा मंडे को, वो जो कमिंग मंडे आ रहा है। तो उसमें जो पिछला टेस्ट है वो भी मैं अभी जाकर उसको देखता हूँ। तो कल के लिए आप ऐसा करो कि जो आपके पास डिस्क्लोजर के सवाल है ना, उसका पहला सवाल करके आना, जो कल मैंने फाइल दी है। जिसके पास नहीं है मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आ गई है, और वो जहां से बुक शॉप से भी आपको मिल जाएगी। डिस्क्लोजर का पहला सवाल होमवर्क के तौर पर वो आपने कर लेना।